मैं आशुतोष लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल की नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ पिछला वाला जो पिछली क्लासों में हमने जो भी पढ़ा है उसको आज रिवाइज करेंगे। ठीक। तो क्या है कि भूगोल क्या है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, आज हम इस बात को यहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ये शुरुआत होने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग साथ साथ हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िएगा। तो भूगोल को अगर संधि विच्छेद किया जाए, हिंदी में संधि विच्छेद एक चैप्टर रहता है, संधि विच्छेद एक टॉपिक रहता है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है संधि विच्छेद क्या होता है वो लोग आसानी से समझ जाएंगे कि भूगोल का संधि विच्छेद होगा भू प्लस गोल। भूगोल का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस गोल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर पर्यायवाची की बात करें, ये सब हिंदी की चीजें हैं। पर्यायवाची की बात करें तो भू जो पर्यायवाची है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। भू किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। और गोल जो है, गोल का मतलब आप समझ लो जो राउंड चीज यानी जो गोलाकार चीज है उसको गोल कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भूगोल, आपको यहाँ पे भूगोल इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है पृथ्वी को गोल माना गया है। हालांकि कुछ विद्वानों के मत अलग है, उनका कहना है कि पृथ्वी अंडाकार है और कुछ विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी गोल है। तो भूगोल इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी को गोल माना गया। तो भूगोल का मतलब आप यहाँ से समझ गए। और इसमें क्या है, जो भी चर्चा या जो भी बातचीत होती है वो पृथ्वी पर बात होती है, यानी कि पृथ्वी पर आपके वन जंगल स्थल मरुस्थल जो भी कुछ बात होगी, नदी पहाड़ पर्वत जो भी बात होगी वो टोटल बात किस पे होगी, वो जो है पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस पर बात होती है। यानी कि ये भूगोल का मतलब ही ये है कि पृथ्वी पर जो चीज की उपस्थिति जो मानव नेत्रों द्वारा देखी जा सकती है वो सारा भूगोल में आपको इंक्लूड कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि भूगोल में हम जो अभी चला रहे हैं अपनी पिछली क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, भारत का भूगोल। ठीक है। तो भारत का भूगोल जो है, भारत का भूगोल हम आपको पढ़ाएंगे। तो भारत का भूगोल में अगर बात करें तो भारत को जम्बू द्वीप कब कहा गया, और सवाल हमारा बनता है एग्जाम में कि भारत को जम्बू द्वीप कब कहा गया, भारत को जम्बू द्वीप कब कहा गया, सवाल बनता है भारत को जम्बू द्वीप कब कहा गया। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपका रहेगा कि भारत को जम्बू द्वीप बौद्ध काल में कहा गया। बौद्ध काल में भारत को भारत ना कहकर लोग जम्बू द्वीप के नाम से भारत को जानते थे। और इसका जो वर्णन है बौद्ध काल से पहले भी जो भारत को जो जम्बू द्वीप के रूप में वर्णन किया गया है पुराणों में किया गया है। तो सवाल में आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर वहां पे पुराणों की बौद्ध काल आपके ऑप्शन में नहीं है, पुराण आपके ऑप्शन में है, तो आप यहाँ वहां पे पुराणों में आप जो है टिक करेंगे। और अगर पुराण नहीं है और बौद्ध काल है तो आप बौद्ध काल में टिक करेंगे। अगर दोनों रहेंगे तो आपको दिया होगा कि ए और बी दोनों, जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा, ए बी के ऑप्शन में दिया होगा, बी सी में दिया होगा, तो दोनों आ जाएगा। ठीक है। तो भारत को जम्बू द्वीप यहाँ कहा गया बौद्ध काल में या पुराणों में। और भारत का आर्यावर्त नाम भी एक है, भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था। भारत का जो एक नाम है, भारत के, पहले मैं आपको बता देता हूं भारत के कुल नाम कितने हैं। तो भारत के जो नाम है, सबसे पहले जम्बू द्वीप नाम है, जम्बू द्वीप। इसका अन्य नाम है आर्यावर्त, अन्य नाम भारत। इसका अन्य नाम है हिंदुस्तान और इंडिया। ये भारत के कुल नाम है, 5 नाम है, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया।
तो जम्बूद्वीप आपको मैंने बताया बौद्ध काल और पुराणों में कहा गया। आर्यावर्त इसका नाम क्यों पड़ा था, भारत का जम्बूद्वीप का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा? आर्यों के नाम पर इसको आर्यावर्त कहा जाता था। उत्तर भारत में रहने वाले जो आर्य थे उनके नाम पर, आर्यों के नाम पर इसको जो है आर्यावर्त कहा गया। भारत इसका नाम पड़ा क्योंकि आर्यों में एक महान राजा हुए भरत, तो भरत के नाम पर, आर्यों में जो महान राजा हुए भरत, उनके नाम पर इसको भारत कहा गया। हिंदुस्तान इसको पारसियों ने, पारसियों और ईरानियों, पारसियों कहो या ईरानियों, ईसाइयों ने, पारसियों ने इसको हिंदुस्तान कहा। पारसियों ने, पारसियों कहो या ईरानियों, पारसियों ने या ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा। इसके साथ साथ जो इसका अन्य नाम इंडिया है, ये आपका ग्रीक्स लोगों ने कहा। इंडिया नाम किसने दिया? ग्रीक्स ने, या इनको यूनानी भी कहते हैं, यूनानियों ने। तो इसको जो अन्य नाम दिया ग्रीक्स ने दिया और ईरानियों ने इसको इंडिया कहा। हिंदुस्तान इसको पारसी और ईरानियों ने कहा। भरत के नाम पर इसका नाम, जो राजा भरत थे, आर्यों के राजा भरत, उनके नाम पर इसका नाम भारत हुआ। आर्यों के नाम पर इसको आर्यावर्त भी कहा गया। और बौद्ध काल में, जैसा पुराणों में वर्णित था, इसका पहले से नाम जम्बूद्वीप, तो बौद्ध काल में इसको जम्बूद्वीप के नाम से बुलाया गया, पुकारा गया, या इसको जम्बूद्वीप कहा गया। अब बात करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की। तो एक क्वेश्चन है, जनरली हमारा एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक। तो आधुनिक भूगोल के जनक है अलेक्जेंडर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट। क्या नाम है? आधुनिक भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? जियोग्राफिका, इसी शब्द से भूगोल को ज्योग्राफी भी कहा गया। तो जियोग्राफिका शब्द का जो इस्तेमाल किया सर्वप्रथम किसने किया? जियोग्राफिका शब्द का यूज या इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? या जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम। तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया? तो ये है इरेटोस्थनीज। नाम को बहुत ध्यान से पढ़ना, इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द का जो इस्तेमाल सर्वप्रथम किया वो किया इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के पिता। जो मानव भूगोल है इसका पिता किसको कहा गया? तो मानव भूगोल के पिता, यानी कि मानव भूगोल का पिता किसको कहा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है फ्रेडरिक रिटजेल। फ्रेडरिक रिटजेल। मानव भूगोल का पिता किसको कहा गया? फ्रेडरिक रिटजेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। भारत का भूगोल, एक किताब लिखी गई है, भारत का भूगोल। किताब का नाम है किताब उल हिंद। भारत का भूगोल किताब उल हिंद किसने लिखी, या ये किसकी रचना है? तो ये रचना है अल बरूनी की। किसकी रचना है? अल बरूनी। ये रचना है अल बरूनी की। ठीक है, अब हम आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं और हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने रिवीजन के लिए। जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है वो क्वेश्चंस का रिवीजन के लिए बात करते हैं आज दोबारा से। तो पिछली क्लासों में हमने जैसे कि पढ़ा है, कर्क रेखा पढ़ी है,
विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा, इक्वेटर या डोलड्रम भी कहते हैं, उस रेखा के बारे में पढ़ा है। तो बात करें सबसे पहले जो रेखाएं खींची गई, क्या वो सारे देशों में जा जाके रेखाएं बनाएंगी? नहीं। जो पृथ्वी का मैप बनाया गया, पृथ्वी का मैप जिसको कहते हैं ग्लोब, तो ग्लोब जो बनाया गया, इस ग्लोब पर सॉरी ग्लोब बनाया गया, तो ग्लोब पर जो रेखाएं मैंने आपको बताई थी, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, इसके अलावा देशांतरी रेखाएं, अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये मैंने आपको रेखाएं जो पढ़ाई थी ग्लोब पर, जो रेखाएं ड्रॉ की गई हैं, अक्षांशीय रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं और देशांतर रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसको इंग्लिश में जो है लैटिट्यूडिनल कहते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको अक्षांशीय रेखाओं को कहते हैं लैटिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस और लैटिट्यूडिनल लाइंस। तो जो अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो मैंने आपको बताई थी, जो खींची जाती है, पृथ्वी गोलाकार है और गोलाकार को इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था, मैंने आपको बताया, पूर्व पश्चिम 2 हिस्सों में बांटा गया और उत्तर दक्षिण 2 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, तो जो पूर्व पश्चिम पर जो रेखाएं ये मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक ये रेखाएं खींची जाती हैं। अक्षांशीय रेखाएं जो है कितना खींची जाती है? 0 से 90 डिग्री तक खींची जाती हैं। ये जो रेखाएं मैंने आपको बताई थी, इनको कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं, लैटिट्यूडिनल लाइंस, या फिर क्षैतिज रेखाएं। और जो इस तरीके से रेखाएं मैंने आपको बताई थी, ये रेखाएं मैंने आपको बताई थी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये रेखाएं आपको बताई थी देशांतर रेखाएं। तो जो ग्लोब बनाया गया है पृथ्वी का, वो कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं को आप इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस भी कहते हो। तो बात करें कि इसमें विषुवत रेखा भी मैंने आपको बताई थी, तो जो ये बीच वाली, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो पृथ्वी को 2 हिस्सों बराबर, 2 बराबर भागों में बांट रही है, डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, डोलड्रम और इक्वेटर। इतने सारे इसके नाम, ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको सारा डिस्कस किया था, सारा बताया है मैंने आपको। तो बात करें तो विश्व भूगोल में जो भारत की जो स्थिति है, वो मैंने आपको बताई थी कि उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यहां पर। तो ये जो है विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा है, इसको उत्तरी गोलार्ध बताया था मैंने पिछली क्लास में, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बताया था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत का जो विस्तार है वो कितना है। पूर्व पश्चिम मैंने आपको बताया था 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक था, 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको बोलते थे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इधर अगर बात करें तो इधर था 37 डिग्री 6 मिनट से आपका 8 डिग्री 4 मिनट कहिए, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट कहिए, और ये हो गया उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये भारत का जो विस्तार है ग्लोब पे जब देखा जाता है तो इस तरीके से इसी बेस पे देखा जाता है। ठीक है, अब विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 0 डिग्री रेखा, जो इसी का नाम है, मैंने आपको बताया विषुवत रेखा। तो त्रिज्या पृथ्वी की कम होती जाती है जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, यानी कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, ऐसे ऐसे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कम होती जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, विषुवत रेखा पर तापमान हमेशा उच्च रहता है, मतलब कि गर्मी बहुत ज्यादा रहती है विषुवत रेखा पर, तुलनात्मक बाकी कहीं पे भी आप पृथ्वी पे हो, अगर विषुवत रेखा के आप जितना करीब जाओगे,
जितना जितना आप करीब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते जाओगे उतनी ज्यादा वहां पे आपको गर्मी का एहसास होगा, उतनी ज्यादा गर्मी यानी तापमान वहां पे इतना ज्यादा उच्च होता है। सबसे ज्यादा उच्च कहाँ पे होता है तापमान? इसी रेखा पे, विषुवत रेखा के आप जब पहुंचोगे उसके आसपास तो आपको महसूस होगा, एहसास होगा उस चीज का। अगला होता है विषुवत रेखा पर कार्यालिस बल जो होता है वो शून्य होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण की क्लास आपके रामानुजन सर ने ली है तो उसमें आपको उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया है, उसमें पूरा आपको बताया ग्रेविटी के बारे में। तो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है तुलनात्मक। यहाँ पे ध्रुवों पे अगर बात की जाए तो ध्रुवों पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर एक अन्य चीज है कि दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात का समय बिल्कुल बराबर रहता है। और विषुवत रेखा जो 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कितने कितने देशों से होकर गुजरती है? तो सवाल आता है कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर है 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, इक्वेटर, डोलड्रम, भूमध्य रेखा, आप जो भी नाम, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए जो विषुवत रेखा के नाम है। और ये जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, भारत से ये होकर नहीं गुजरती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट ऊंचाई पर है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट हाइट पर है। और विषुवत रेखा को जो बोलेंगे ये 0 डिग्री पर होनी चाहिए, 0 डिग्री लाइन इसका नाम है। तो 0 डिग्री से ऊपर है आपका 6 डिग्री 4 मिनट है लास्ट भारत का जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो विषुवत रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है, बाकी 13 देशों से होकर गुजरती है। अब विषुवत रेखा को कांगो नदी नाम एक नदी है, कांगो, कांगो नदी जो है, कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है एक माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह विषुवत रेखा को ये कांगो नदी है जो 2 बार काटती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी है, ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। ये तो हो गया अपना रिवीजन। अब हम आज शुरू करते हैं जो पड़ोसी देश है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमाएं लगाते हैं। तो पड़ोसी देशों में मैंने आपको बताए थे कि भारत के पड़ोसी देश 10 हैं और उन 10 में 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो जो 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ, हम उन्हीं 7 देशों की बात करेंगे। और उन 7 देशों में हम आपको बताएंगे कि कौन सा देश, मतलब जो आपका जो भी पाकिस्तान है, मान लो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, जो भी देश रहेगा उस देश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य जो है उस देश के साथ सीमा लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान जो है, ये आपका पाकिस्तान है, इसके साथ कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य जो है इसके साथ सीमा लगाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बताया था कि पाकिस्तान की सीमा ये है। पाकिस्तान की सीमा जो भारत के साथ सीमा लगाता है कुछ इस तरीके से है। ये पीओके का हिस्सा है, इधर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और इधर आपके ये जो बॉर्डर है ये भारत की लाइन है। ये आप इसको बिल्कुल करीब से, इस लाइन के इस तरफ पाकिस्तान है और इस लाइन के इस तरफ भारत है। इस तरीके से आप देखिए। तो ये मैंने आपको बताया था, ये गुजरात है यहाँ पे। ठीक है, तो गुजरात के साथ, अगर गुजरात यहाँ पे है और पाकिस्तान इस लाइन के इस तरफ है, यहां तक है पाकिस्तान, तो गुजरात से सीमा लग रही है पाकिस्तान की। ठीक है, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान है यहाँ पे, तो राजस्थान के साथ भी सीमा लग रही है। पंजाब हो गया, तो पंजाब के साथ भी सीमा लग रही है। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, जेएंडके, तो इसके साथ भी सीमा लग रही है। इधर लद्दाख हो गया आपका, तो लद्दाख के साथ भी सीमा लग रही है। अब जो ये लाइन है, ये लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये पाकिस्तान है।
ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, इसके नीचे जो है हिंदुस्तान है यानी भारत है, और इसके ऊपर पाकिस्तान है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पीओके है जो पाक ऑक्यूपाइड है, यानी हिस्सा भारत का ही है, और हम भारत के हिस्से को ये पाकिस्तान जो है कब्जा किए हुए है। तो अब ये जो राज्य है, जब पाकिस्तान इस साइड में पड़ रहा है तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाएंगे वो इसी साइड के राज्य लगाएंगे। तो जो राज्य मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने आपको मैप पे भी दिखा दिया, और यहाँ भी देख लीजिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर यानी JNK हो गया, और लद्दाख हो गया। तो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य, यानी कि सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो आपका आंसर हो गया 5 राज्य। सवाल आता है कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो आप 5 राज्य के नाम बता दीजिए। सवाल आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको यूपी, उत्तराखंड, JNK, हिमाचल, MP, आपको ऑप्शन दे दिए गए ये, और सवाल आया आपसे कि इनमें से पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा लगाता है। तो ये आंसर आप जब भी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं और उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो जम्मू और कश्मीर, ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। आज हमने पाकिस्तान की बात की, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सीमा लगाते हैं उसकी बात की। अपनी अगली क्लास में बाकी के जो 6 देश बच रहे हैं, जो 6 देश और बचे हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के 6 देशों के साथ जो भारत की राज्य सीमा लगाते हैं उसकी बात करेंगे। हमारी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।